दिल्ली की ओर कूच करते किसानों का मामला हम सब के दिलो दिमाग पर इन दिनों छाया हुआ है। सोशल मीडिया पर किसानों के समर्थन में ज़बरदस्त मुहिम चल रही है। लोगों के मन में आक्रोश है कि आखिर पूरे देश का पेट भरने वाले लोगों को इस तरह पुलिस से संघर्ष करते हुए दिल्ली की तरफ क्यों जाना पड़ रहा है। अभिनव राजस्थान पार्टी किसानों की इस जायज़ बात के लिए उनके साथ है, पहले दिन से ही साथ है, और हम इन काले कानूनों को अस्वीकार करते हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि ये सारी कवायद अमेरिका और अन्य देशों में बैठी बड़ी कंपनियों को खुश करने के लिए की गई थी। अमेरिकी हितों के लिए इस प्रकार के कानूनों में बदलाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां करती आई हैं। आपको याद होगा, कांग्रेस ने कभी भारत में परमाणु संयंत्र लगाने के बारे में हमारी नीति को बदला था, और तब भी अमेरिका में चुनाव थे, और कांग्रेस ने अपने अमेरिकी मित्रों को खुश करने के लिए भारत की संसद में ये प्रस्ताव पारित किए थे। तब बीजेपी ने इसका भरपूर विरोध किया था, हालांकि बीजेपी बाद में मान गई थी। और आज अमेरिका में चुनाव होने की वजह से उन मित्रों को खुश करने के लिए ये 3 बड़े बदलाव किए गए हैं, क्योंकि अमेरिकी चुनाव में ये वादा किया गया था ट्रंप के द्वारा कि हम अमेरिका के किसानों के हितों की रक्षा करेंगे और भारतीय बाजारों को उनके लिए पूरी तरह से खोल देंगे। तो इन बातों को आप बड़े संदर्भ में समझिएगा कि आखिर ये परिवर्तन क्यों किए जाते हैं। दूसरी बात, भारत में जब भी चुनाव होते हैं तो किसानों के मुद्दों पर कभी भी व्यापक चर्चा नहीं होती है। केवल जाति पाति और धर्म के आधार पर चुनाव होते हैं। किसानों की बात भी आती है तो बहुत पुछल्ली बातें, किसानों का कर्ज माफ कर देंगे जैसी बात पर अटक जाते हैं, और इससे आगे बात नहीं बढ़ पाती है कि हम किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम दिलवाने के लिए क्या करेंगे। ना कांग्रेस बोलती है, ना बीजेपी बोलती है। और ये किसानों की कहानी 1970 में लगभग समाप्त हो चुकी थी। उससे पहले हरित क्रांति हो चुकी थी और भारत के नीति निर्धारकों को लगता था कि किसान के बिना देश नहीं है, हाथ कारीगर के बिना देश नहीं है, और गांधी जी का सपना भी यही था कि गांव को समृद्ध बनाना। लेकिन 1970 में आते आते किसानों की बात को दरकिनार करके इंदिरा गांधी ने एक चुनाव जीतने के लिए गरीबी हटाओ का नारा दिया था। और गरीब वैसे भी देश में ज़्यादा है, आप गरीबों की बात करके किसी भी चुनाव को जीत सकते हैं। तो गरीबी हटाओ के नारे के बाद से किसानों की बातें करना नॉन फैशनेबल हो गया था, यानी किसान की बात करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। धीरे धीरे ये बात स्थापित हो गई थी। मैं पहले दिन से ये बात मानता हूं कि अगर राजस्थान को और देश को समृद्ध बनाना है तो किसानों को, पशुपालकों को और जो हाथ से काम करते हैं, हाथ कारीगरों को समृद्ध बनाना आवश्यक है। उनकी आमदनी बढ़ाना, उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलवाना, ये बहुत आवश्यक है। ये हमको करना चाहिए। लेकिन चुनावों में इस तरह के मुद्दे प्रभावी नहीं हो पाते हैं, और इसी का कारण है कि बार बार देश के किसानों को, युवाओं को आंदोलन करने पड़ते हैं। आप ताजुब करिएगा कि ये जब कानून पास हुए होंगे संसद में, उस समय हमारे तथाकथित किसान नेता, जो अपने आप को कहते हैं हम किसान नेता हैं, उन्होंने किस प्रकार की चुप्पी साध रखी होगी। सभी पार्टियों में हैं ऐसे लोग जिनकी पृष्ठभूमि गांव से हैं, जिनकी परिवारों की पृष्ठभूमि खेती के काम से हैं, लेकिन वो सब चुप रहे, वो नहीं बोले। और हम उनका अभी भी स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते रहते हैं। हम उनसे ये नहीं पूछते कि आपने संसद में जब ये बिल पास हुए थे तो अपनी सहमति क्यों दी, हम आपका सम्मान करना बंद क्यों ना करें, नहीं कहते। और उनके आगे पीछे अधिकांश लोग अभी भी घूमते हैं। और ये सारे लोग भारत में मात्र एक टिकट के लालच में, मात्र एक पद के लालच में घूमते फिरते हैं। इनको कोई मतलब नहीं किसान का कितना नुकसान हो रहा है। उस टिकट के लालच में ये सारे लोग चुप रहते हैं। पिछले दिनों मैंने बाराक ओबामा की किताब ए प्रॉमिस्ड लैंड में एक संस्मरण पढ़ा था। मैं हिल गया अंदर से। संस्मरण क्या था कि राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे
थे 2008 में, और 2006-07 में बराक ओबामा राष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी करने लगे थे। उस समय उनकी पत्नी मिशेल ने उनको मना किया था कि आप राष्ट्रपति के चुनाव में भाग मत लीजिएगा, जबकि पता था कि राष्ट्रपति चुनाव वो जीत सकते हैं अगर वो सामने आए तो। उन्होंने क्यों कहा था कि आप राष्ट्रपति का चुनाव मत लड़िएगा? उन्होंने इसलिए कहा था कि हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हो गए, अब इनकी देखभाल करनी, हमको अपना परिवार चलाना। आप सोचिए, उन लोगों की सोच को देखिए। अपने बच्चों के लालन पोषण के लिए उन लोगों ने यह कहा कि हम राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ें। लोग तो यहाँ पार्षद के चुनाव के लिए मरते हैं कि पार्षद बन जाएं किसी तरह से, राष्ट्रपति तो बहुत दूर की बात है। इस कारण, इन पदों की मारामारी के कारण बहुत सारे हमारे समाज के ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन वो बोलते नहीं कि कल को मेरे बोलने से मेरा नुकसान नहीं हो जाए। अब एक बार कि आपने किसी को पद पे बैठा दिया है तो भारतीय व्यवस्था यही है कि आप 5 साल उसको हटा नहीं सकते, अब वो चाहे आपके पक्ष में काम करे या ना करे। अगले चुनाव में आप क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे, किसी और को चुन लेंगे, या फिर गुस्सा भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी जाति का, धर्म का सवाल आ गया, आप गुस्सा नहीं कर पाएंगे, तो आपको ये झेलना है। एक और बात जो मुझे चुभती है वो ये चुभती है कि किसान की बात आते ही जैसे लगता है कि कुछ कौमों की बात हो रही है। बहुत सारी ऐसी कौमें जिनके पास खेती है, जिनके पास ज़मीन है, 5 बीघा, 10 बीघा, 15 बीघा, 100 बीघा, लेकिन वो सोशल मीडिया पर किसानों की मुखालपत करते हैं, खिलाफत करते हैं। उनको लगता है कि किसानों की बात करना ठीक नहीं है, और वो अलग अलग तरह के कुतर्क देते हैं, जबकि उनके खुद के खेत हैं। वो अपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन यहाँ उनके दिमाग में जाति और धर्म का कीड़ा घुस जाता है। उसके कारण से उनको लगता है कि नहीं, हमें तो इसके खिलाफ बोलना है। और 2 दिन से इतना दुखद वातावरण बना हुआ है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके बारे में इस तरह की बातें कही जाने लगी हैं कि उनको पता नहीं कौन प्रोत्साहित कर रहा है, उनके अंदर कौन कौन से तत्व घुस गए हैं, ये पता नहीं किस किस की योजना है। इस तरह की कुतर्क वाली बातें वो रह रह के सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं। बहुत ही पीड़ादायक है स्थिति। कहीं भी कोई भी व्यक्ति आंदोलन करे और उसके पीछे आप कोई न कोई कारण ढूंढने निकले, अपने कुत्सित दिमाग से, दूषित दिमाग से। मैं आपको बार बार ये बात स्पष्ट करता जा रहा हूं कि ये बात कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है, ये बात स्पष्ट रूप से राजनीति की है। देश के राजनेता जो किसी भी पार्टी के हैं, उन्होंने अपने राज में आने के लिए एक नीति अपना रखी है, और उस नीति के कारण वे किसानों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी बोल नहीं पा रहे। उनकी आत्माएं मर चुकी हैं और वो केवल और केवल किसी पद पर बने रहना चाहते हैं। हमें सोशल मीडिया के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से कोशिश करनी है कि हम किसानों की जायज़ बातों को सही ढंग से लोगों के सामने रखें, खुद भी विचार करें, खुद भी कोशिश करें जानने की कि आखिर ये बातें क्या हैं, इनकी गहराई में जाएं और इनको परखें कि इन बातों में कितना दम है। आंख मीच कर किसी की बात को मानना, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। कोई भी पक्ष हो, पक्ष विपक्ष दोनों चीज़ें चलनी चाहिए लोकतंत्र में, लेकिन उसके पीछे तथ्यात्मक आधार होना चाहिए। गहराई से हमको चीज़ों को समझने की आदत डालनी चाहिए, तभी हम लोग इस देश को आगे ले जा पाएंगे। वरना ये देश गोल गोल एक ही जगह घूम रहा है। हमको बार बार ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि देश का विकास हो रहा है, जबकि देश वहीं खड़ा है। और देश आगे तभी बढ़ेगा जब इस देश के खेतों का उत्पादन बढ़ेगा, उनको उचित कीमत मिलेगी, हाथ कारीगरों का माल पूरी दुनिया के बाजार में जाएगा, पशुपालकों के उत्पाद पूरी दुनिया में जाएंगे, तब ये देश आगे बढ़ेगा। वरना हम केवल 5 साल में चुनाव करते रहेंगे, सरपंच से लेके, नगर परिषद से लेके, विधानसभा, संसद का चुनाव करते रहेंगे, और हम वहीं खड़े रहेंगे जहाँ थे और इससे पीछे जाएंगे। मुझे 2 दिन से जो खबरें देख रहा हूँ उससे काफ़ी पीड़ा हो रही है कि हमारे किसानों को इस प्रकार से संघर्ष करना पड़ रहा है सड़कों पर। मुझे इससे भी ज़्यादा पीड़ा इस बात की हो रही है कि किसान दोनों तरफ हैं। एक तरफ जो खेती करता है, एक तरफ जो पुलिस में नौकरी करता है। किसानों के बच्चे आपस में लड़ रहे हैं दोनों तरफ, और वो जैसे कोई खिलाड़ी जो है वो दूर बैठा किसी 10वीं मंजिल पे, जो इनको लड़वा रहा है, जिसके अपने स्वार्थ हैं, और उसके मजे ही मजे हैं दोनों तरफ। मेरी आवाज़ जहाँ तक उन किसानों तक पहुँच सके अपील करूँगा सबसे कि हिंसा का सहारा कभी भी नहीं लेना।
जैसे ही आपने हिंसा का सहारा लिया, आपका आंदोलन पिट जाएगा, आपका आंदोलन कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हिंसा के बाद में स्टेट की पावर इस प्रकार की होती है कि वो सारा का सारा मुद्दा दूसरी तरफ मोड़ देगी। जितना ज़्यादा अहिंसक रहेंगे, पूरे देश में अहिंसक तरीके से हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे, तो उतना ही हमारी सफलता की गुंजाइश बढ़ जाएगी। महात्मा गांधी ने चंपारण के आंदोलन को इसी प्रकार सफल किया था, सरदार पटेल ने खेड़ा के आंदोलन को उसी प्रकार सफल किया था। लेकिन वो 1-2 दिन के लिए वैराग नहीं था कि आज मुझे वैराग आया कि मैं किसानों के साथ हूँ। वो लंबी लड़ाई थी और वो लड़ाई में खड़े रहे। जितना लंबे वो खड़े रहे, उतनी जीतने की उनकी संभावनाएं बढ़ती गई। तो किसानों को भी इस बात को 1-2 दिन की बात ना मान के सतत विरोध जारी रखना चाहिए और देश की नीतियों को किसानों के पक्ष में मोड़ने के लिए अच्छे से प्रयास करना चाहिए। युवाओं से भी मैं उम्मीद करूंगा कि वो भी धीरे धीरे अपनी बात को जारी रखें। ऐसा ना हो कि वो 2 दिन तक तो जोश जोश में बातें करें और तीसरे दिन उनका पक्ष किसी और तरफ मुड़ जाए, कोई एक घटना और ऐसी हो जाए तो सारा का सारा मुद्दा बंद हो जाए। मीडिया के लोग आप जान सकते हैं क्या कर रहे होंगे इस समय में, नहीं दिखा रहे हैं खबरें, मुख्य पृष्ठ पर खबरें नहीं हैं। मुख्य पृष्ठ पर खबरें तब भी नहीं थी जब 5-7 लाख किसान इकट्ठे हुए थे 1980 के दशक में, तब भी मुख्य पृष्ठ पे नहीं थी। मैं तब भी अखबार पढ़ता था। तब भी जो आंदोलन हुआ था किसानों का 5-7 लाख लोगों का, उस समय कांग्रेस के लोगों के पास केंद्र की सरकार थी, उस समय भी यही हाल थे। मैं देखता था इंडियन एक्सप्रेस में या पत्रिका में, उस समय के जितने प्रमुख अखबार थे उन अखबारों में कहीं भी ये प्रमुख पृष्ठ पर न्यूज़ नहीं थी कि दिल्ली में 5 से 7 लाख किसान इकट्ठे हुए हैं। ये जो मीडिया होता है वो लगभग सरकार के साथ ही चलता है। भारत में कम से कम ऐसी स्थिति है कि कभी भी प्रमुखता से न्यूज़ नहीं दिखाएंगे। कोई छोटी सी घटना घटेगी फिल्मी दुनिया की या क्रिकेट की दुनिया की, तो उसको प्रमुखता से दिखाएंगे। ये आज से नहीं चल रहा है, 50-60 सालों से चल रहा है। और मैं जब से अखबार पढ़ने लगा हूं तब से मैंने यही देखा। वो अपनी सरकार के हिसाब से, अपनी चॉइस से खबरें दिखाते हैं। लेकिन ईश्वर कई बार क्या करता है कि समय के साथ में नए नए आविष्कार करता है और जनता की आवाज़, कुचले हुए लोगों की आवाज़, संघर्ष करने वाले लोगों की आवाज़ नए नए रूप में प्रकट होती है। और सोशल मीडिया आज की तारीख में ऐसा माध्यम बन चुका है। सोशल मीडिया ने अब ये जाहिर कर दिया कि अब उस मीडिया से ये आवाज़ें जो जनता के कोने कोने से आ रही हैं वो दबेंगी नहीं। मैं एक बार फिर भारत भर के किसानों को आह्वान करता हूं कि वे अहिंसक तरीके से अपनी बात को दमदार तरीके से रखें, अपना विरोध नीतिगत रूप से जारी रखें और अपने आंदोलन को कोई ऐसा रूप ना लेने दें, क्योंकि ये निश्चित है कि अगर ये आंदोलन सफल होने की तरफ बढ़ गया तो राजनीतिक गिद्ध दौड़ते हुए आएंगे इसके ऊपर, जम जाएंगे मंचों के ऊपर, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। जबकि आज वो कहीं साथ नहीं है। आज वो सारे के सारे लोग चुनाव में व्यस्त हैं, उनको आंदोलन से कोई पड़ी नहीं है। तो जैसे ही आंदोलन सफल होने लगेगा वो सारे के सारे टूट पड़ेंगे मंचों के ऊपर आकर। और ये अक्सर हुआ है। तो उनको भी पहचानते रहिएगा कि हाँ, कौन कौन लोग थे, कहाँ कहाँ खड़े थे और कब कब साथ में आए। मैं ईश्वर से उम्मीद करता हूँ, क्योंकि सरकारें तो अब किसानों के, गरीबों के खिलाफ ही रहती हैं। ईश्वर से उम्मीद करूँगा, कामना करूँगा कि ये आंदोलन सफल हो और बहुत ही सकारात्मक रूप से ये ऐसा रूप ले ताकि आगे आने वाले दिनों में जिनकी भी आवाज़ें दबी हैं, उन आवाज़ों को मुखर होने का मौका मिले। नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।